दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के मंच पर, जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है और वो दूसरा मंच जिसका नाम द गुजरात रिपोर्ट है ना? मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपने एक वीडियो देखी इससे पहले जिसमें हमने प्रसेनजीत विश्वास साहब के साथ ट्रंप युग जो जिसको ट्रंप O.2 कहते हैं, है ना? दूसरा कार्यकाल ट्रंप साहब का, उसके शपथ ग्रहण समारोह से लेके आने वाले दिनों में, आने वाले उनके 4 साल के कार्यकाल में क्या-क्या होने वाला है, हो सकता है, हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं, वो 18 से 20 लाख लोग ऐसे हैं, जिन पर क्या एक गंभीर प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, उन सब मुद्दों पर बात की। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। आज भी इस ट्रम्प साहब के मामले पे बात करेंगे, वो इसलिए क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो जो है, वो हमारे सामने आया। वहाँ के एक सेनेटर हैं, उनका नाम है सेनेटर बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और जो सवाल उठाए और जो अपनी खुद की टिप्पणी भी की ट्रम्प साहब की इनॉग्रेशन सेरेमनी पे, वो सुनने लायक है। अंग्रेजी में बोले हैं क्योंकि वो अमेरिकन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्योंकि उसमें नीचे अंग्रेजी में सबटाइटल्स भी हैं, इसको देखना सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि वो जो कह रहे थे ट्रम्प साहब की इनॉग्रेल स्पीच पर, जो उन्होंने अपने भाषण में शपथ लेने के बाद की, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा कच बता दूं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के उन सभी मुद्दों पर बात ही नहीं की गई जिस पर बात करना अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बहुत जरूरी था। तो हम जब ये सुने तो हमको लगा कि ये तो वही हो रहा है, शायद यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रम्प साहब के गुरु हैं। उनके नाम की कंठी जो है, माला जो है, वो शायद मंत्र दीक्षा जो है वो ट्रम्प साहब ने ली, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उन सभी बातों को करते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन बातों को कभी नहीं करते जिस पर बात करना बहुत जरूरी होता है। देश की जो बेसिक समस्या है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, है ना? बेरोजगारी है, स्वास्थ्य और शिक्षा में हम जिस तरह से पिछड़े हुए हैं, बेरोजगारी तो है, सबसे ऊपर है। कृषि क्षेत्र में हमारे साथ, हमारे किसानों के साथ जिस तरह से उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से करप्शन देखने को मिल रहा है, स्टार्टअप की बात कर ले, मेक इन इंडिया की बात कर ले, मेक इंडिया फर्स्ट की बात कर ले, है ना? वो इंडिया फर्स्ट वाली बात, ये सब कर ले, जो भी कर ले। लेकिन कहाँ भी अगर जाते हैं, मणिपुर में जो हो रहा है, अभी भी जो लगातार हो रहा है, उसकी बात करें। डलेवाल साहब बैठे हुए हैं इतने लंबे अरसे से किसानों की मांग को लेकर अनशन पे, उसकी बात कर ले। देश का युवा नौकरी मांगने के लिए जा रहा है, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, जैसे अंग्रेज एक जमाने में आजादी के आंदोलनकारियों के प्रति करते थे, वही बर्ताव उनके प्रति हो रहा है, ये बात कर ले। जमीनी बातें जो आम जनता से जुड़ी है वो कर ले, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो अलग ही बात करेंगे। वो पता नहीं कहीं आपको आपदा बता देंगे, है ना? इंडिया को इंडी बता देंगे, गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। और गाय भैंस बकरियों को कोई चुरा ले जाएगा, उसकी बात कर लेंगे। मतलब वो अनर्गलता जितनी भी हो सकती है, वो सब आपको उनके भाषणों में सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। इन जमीनी मुद्दों पर बात करते हुए कभी आपको समझ में या सुनने में नहीं आएगी। वही बात ट्रम्प साहब ने सेनेटर बर्नी सैंडर्स के कहने के मुताबिक अमेरिका में की है। अपने राष्ट्रपति बनने के बाद के पहले भाषण में उन्होंने उन सब मुद्दों को छुआ जिसकी जरूरत नहीं थी, सैंडर्स साहब के मुताबिक, और उन सब मुद्दों को छोड़ दिया जिसकी जरूरत, जिस पर बात करने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। वो क्या थी, मैं आपको सुनाता हूं, आप इन्हीं को सुनिए, आप समझने की कोशिश करें। आपको मैंने क्रक्स बता दिया है, लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा। Inauguration yesterday, and needless to say, I disagree with much of what he had to say. But what really struck me, however,
is not what he said, which was not surprising given his rhetoric, but what he didn't say, The simple truth is that Donald Trump gave a major speech, the first speech of his second presidency, and ignored virtually every important issue facing the working families of this country. सैंडर्स साहब कह रहे हैं कि वो ट्रम्प साहब के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे और बहुत डिसअपॉइंट हुए उनके भाषण को सुनने के बाद, क्योंकि उस भाषण में उन हर चीज को का जिक्र किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और वो जो महत्वपूर्ण और जरूरी चीजें थी अमेरिका के वर्किंग क्लास फैमिली जो हैं, जो कि जिसकी मिडिल क्लास की संख्या वहां भी बहुत ज्यादा है, उन फैमिलीज के लिए जो कि बड़ी तादाद में अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए जो जरूरी मुद्दे थे उस पर जो बात करनी थी वो उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। ये आप समझ गए। शुरुआत ये है, आगे देखिए। How crazy is that? Our healthcare system is broken, is dysfunctional, and it's wildly expensive. Not one word from Trump about how he is going to address the healthcare crisis. We pay by far the highest prices in the world for prescription drugs, sometimes 10 times more than the people in other countries. And 1 out of 4 Americans are unable to afford the prescriptions that their doctors prescribe. Not one word in his speech on the high cost of prescription drugs. We have 800,000 Americans who are homeless, and millions of people spending 50 or 60% of their limited income on housing. We have a major housing crisis in America. Everybody knows it. And Trump, in his inaugural address, did not devote one word to it. Today in America, we have more income and wealth inequality than we have ever had. The wealthiest 3 people in America now own more wealth than the bottom half of our society. But Trump had nothing to say, not one word, about the growing gap between the very rich and everybody else. And maybe, just maybe, that's because he had those 3 people, the 3 wealthiest people in our country, sitting right behind them at his inauguration. And I should add that those 3 people, if you can believe it, and this really is unbelievable, saw their wealth increase by more than $233 billion since the November elections. How's that? $233 billion increase in wealth for the 3 wealthiest people. यहां पे इस बात का, सैंडर्स साहब की इस बात का समझना बहुत जरूरी है। कहा कि इनइक्वलिटी इन वेल्थ क्रिएशन एंड सिक्योरिंग और ऑक्यूपाइंग हेल्थ, जो असमानता है वेल्थ को, संपत्ति को कमाने की और संपत्ति की जो हिस्सेदारी होती है, उसमें अमेरिका में बहुत बड़ी एक खाई, एक वो उसमें गैप बन चुका है। और वो समझ में आता है कि जब हम देखते हैं ट्रम्प साहब के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के सबसे बड़े 3 धनपति जो है वो बैठे हुए हैं, जिनकी वेल्थ में $230 बिलियन का इजाफा हो चुका है ट्रम्प साहब के इलेक्शन के बाद। तो वहां जो मॉडल है वो हमारे यहां तो पहले से मौजूद है कि नहीं? आगे सुनिए। They were sitting right behind Donald Trump at his inauguration. They couldn't be happier. During his inaugural speech, Trump did not have one word to say about how we're going to address the planetary crisis of climate change. The last 10 years have been the warmest years ever recorded, and extreme weather disturbances and natural disasters are taking place all over the world, from Los Angeles to India, across Europe to North Carolina. Not one word from Trump about climate change, except, of course, to make it clear that he intends to make this horrific situation even worse with drill, baby, drill. Just brilliant.
In the coming months and years, our job is not just to respond to every absurd statement that Donald Trump makes. Our job is to stay focused on the issues that are of importance to the working families of our country and, in fact, are widely supported by the American people. Let me just mention a few of them. Yes, healthcare is a human right, and we must join every other major country in guaranteeing healthcare to all people through our Medicare for All single-payer program. Healthcare is a human right. Yes, we must take on the greed of Big Pharma and substantially lower the cost of prescription drugs in this country. Yes, we must build millions of units of affordable housing and low-income housing. Yes, we must make sure that all of our young people have the ability to get a higher education by making public colleges and universities tuition-free. Yes, we must work with the global community to combat climate change by cutting carbon emissions and transforming our energy system away from fossil fuel and into sustainable energy. Yes, we must pass legislation to raise the absurdly low federal minimum wage of $7.25 an hour to a living wage of $17 an hour. Anybody who works 40 hours a week in this country should not be living in poverty. Yes, we must pass the PRO Act and make it easier for workers to join trade unions. And grow the trade union movement in America. Yes, in order to help fund the needs of working families in this country, we must demand that the wealthiest people in this country, including those individuals sitting right beside Donald Trump at his inaugural, start paying their fair share of taxes. Yes, we must end a corrupt campaign finance system which allows a handful of billionaires to buy elections and move us rapidly into an oligarchic form of society. मैं जब बीच में अभी मैंने अपनी टिप्पणी की तो मुझे पता चला कि मेरा माइक अनम्यूट नहीं था, म्यूट था। तो मैं रिपीट कर लेता हूं। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे ये जो बात हुई, जो सैंडर्स साहब कह रहे हैं, वो ये है कि एक तो जलवायु परिवर्तन बड़े खतरनाक तरीके से पूरी दुनिया में हो रहा है, पिछले 10 सालों में विशेष रूप से। और गर्मी का पारा जिस तरह से चढ़ रहा है, प्री इंडस्ट्रियल एरा के मुकाबले अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चल रहा है। उसके बारे में ट्रम्प साहब बिल्कुल चिंतित नहीं है। और फॉसिल फ्यूल जो जमीन से निकाला जाता है, तो उसी में उनकी दिलचस्पी है। और वो जिसको मदर अर्थ कहते हैं या पृथ्वी माता कहते हैं, उसी को हो सके उतना खोदने में उनको रुचि है। तो ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है, इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि
जो मिनिमम डेली वेजेस हैं उसमें डेली में उनके वहां तो पर आवर चलता है, तो उन्होंने कहा कि प्रति घंटा अभी सिर्फ $7 और कुछ सेंट है। उसके मुकाबले वो बढ़कर $17 होने चाहिए पर आवर, ताकि सप्ताह में अगर कोई 40 घंटा भी काम करता है, 40 आवर्स भी काम करता है, तो कि वो कम से कम जीने के लिए, इज्जत के साथ जीने के लिए जो उनको वेजेस या पैसे मिलने चाहिए उतने उनको मिल पाए। और दूसरा उन्होंने तीसरा अंतिम जो अभी कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो उद्योगपति हैं जो पूरे का पूरा इलेक्शन लूट के लेके जा रहे हैं, वहां भी अभी इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने देखा अमेरिका में कि बड़े-बड़े धनपति, उद्योगपति इलेक्शन को छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। और इसी के चलते जो लोकतंत्र है वो ओलिगार्की की तरफ, मतलब कि धनपतियों के कब्जे में, काबू में रहने वाला एक दिखावे का लोकतंत्र उसकी ओर जो जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। आगे सुनते हैं वो क्या कहते हैं। Bottom line, as we enter the new Trump presidency, we have got to remain focused. We cannot panic. No matter how many executive orders he signs, and no matter how many absurd statements he makes, our goal remains the same. We have got to educate, we have got to organize, we've got to put pressure on Congress to do the right things. And by the way, with Republicans only holding a 3 or 4 seat advantage in the House, we can stop them time and time again if we are organized. मजे की बात कही, उन्होंने कहा कि ये कितने भी एब्सर्ड स्टेटमेंट दे दें, कितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी मनमानी हम हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, मतलब ये उनकी बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, कि अगर अमेरिकन कांग्रेस में वो उनके पास 3 से 4 सीट्स का एडवांटेज है ना? तो उतना आसान नहीं है उनके लिए कि वो हर मनमानी कर ले। वहां कोई ये सोच भी सकता है। यहाँ पे हम लोग जो है चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात कोई कर नहीं रहा है। खड़गे साहब बेचारे कभी-कभार उनको उत्साह या एक्साइटमेंट हो जाती है तो कह देते हैं कि ये इस मशीन को हम नहीं चलाएंगे, इस तरह के इलेक्शन कमीशन का हम बहिष्कार करेंगे, या तो उनके खिलाफ लड़ेंगे या तो यात्रा निकालेंगे। लेकिन फिर बोलने के बाद फिर वो बेचारे शांत हो जाते हैं। राहुल गांधी भी कभी-कभार ये निवेदन दे देते हैं। अरविंद केजरीवाल वोटर लिस्ट में कटौती की मुद्दे पर अपना निवेदन देते हैं, लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हमारे देश के ऑपोजिशन में बैठी हुई सभी पार्टी कभी भी इस तरह से अपनी हैसियत का इस्तेमाल करने, और क्यों, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उस बारे में इस तरह से कोई सोच रखती हुई नजर नहीं आती है। खैर, अमेरिका शायद इसीलिए जो है सबसे अलग है। वहां पे अभी भी आज समाज, मतलब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो वहां से अपडेट वो आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रदर्शन और जो विरोध है वो भी ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी का हो रहा है। तो वहां अभी भी जो है लोकतंत्र जीवित नजर आ रहा है। थोड़ा उनका कहना है, ये सैडर्स साहब का सुन लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। देखिए आगे क्या कहते हैं। Finally, my friends, we have got to fight to create an America based on economic, social, racial, and environmental justice. That's what we've got to work on. Let's go forward. Let's do it. Thank you. लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लेट्स डू इट वाली बात वो कर रहे हैं। अब ये जॉर्ज सोरोस नहीं है, देखिए गलती मत कीजिएगा ये बर्नी सैंडर्स है। तो भाई वो चिंटू आ न जाए ऐसे कहते हुए कि यार आपने तो सोरोस का झंडा उठा लिया, ये सोरोस नहीं है, ये बर्नी सैंडर्स है। स्पेलिंग पढ़ेंगे अगर आपको, जो चिंटू लोग हैं उनको पढ़ना आएगा, तो सेनेटर बर्नी सैंडर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इनका सोरोस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वही कुछ होने जा रहा है अमेरिका में जो हमारे देश में 10 साल से हो रहा है। अब क्या अमेरिका भारत की तरह, या अमेरिका की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या वो खुश होके बैठेगी, या जो सैंडर्स साहब ने कहा है उस तर्ज पर थोड़ा ऑर्गेनाइज होके, फोकस्ड होके ट्रंप साहब की मनमानी जो है उसको
नहीं होने देगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारे देश में तो हम उसी से खुश हो जाते हैं कि कुंभ का मेला लगा है और 40 करोड़ लोग वहां डुबकी लगाने जाने वाले हैं, और 40 करोड़ लोग जो हैं एक बार अपना पाप फिर से धो लेंगे। कुछ लोग जो है वहां उनको मोक्ष भी मिल जाएगा भगदड़ में, या आग लगेगी तो जो लगी है उसमें। तो ये है, और बाकी हमारे महान महान नेता वहां जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, उसी से हम खुश होके तालियां बजाएंगे। हमारी इकोनॉमी भी उससे ठीक हो जाएगी, और अमेरिका और रशिया और चीन को पछाड़कर हम हमेशा विश्व गुरु बने रहेंगे। अगर यही सोच है तो मोदी साहब और 20 साल भी रहे क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन अगर ये सोच है जो सैंडर्स साहब की है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर रहा हूं कि वो भी कहीं ना कहीं दबी डरी भीगी हुई बिल्ली की तरह काम कर रही है, और वो हमारे इस देश के नागरिकों की अपेक्षाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। तो ये बताना था आज आपको, बता दिया। अब आपकी बारी है, आपको ये जानकारी जो हमने दी वो कैसी लगी? ये आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा, कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर सकते हैं ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। और ये चैनल जो है आप ही का है, मयूर जानी ऑफिशियल। इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर लें, ये गुजारिश है, अपील है, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और जो द गुजरात रिपोर्ट है, वो जो गुजराती में कुछ देखना सुनना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो द गुजरात रिपोर्ट में जाके उसको भी सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।